हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष गुप्ता 9 पॉइंटर और मैकेंजी डिपार्टमेंट आईटी बॉम्बे में। और इस वीडियो के थ्रू हम अपनी पुरानी वाली सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टू डायमेंशनल सपोर्ट्स को हम कैसे एफबीडी के लिए मॉडल कर सकते हैं हमारे फिजिक्स के फॉर्म में, सो दैट हम हमारे एफबीडी को ईजियर कर लें जनरल एफबीडी बनाने के अलावा, क्योंकि हर सपोर्ट का कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उसकी कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर। तो हमने उसके पर्टिकुलर डिस्कशन में हमने 4 टाइप के तो देख लिए। हम आगे कुछ और टाइप्स के भी सपोर्ट्स देखेंगे। अगर तुमने वीडियो नहीं देखी तो डू चेक दैट आउट, सो दैट तुम्हें क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो कि हम क्या करने वाले हैं और हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले भाई कि हम इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं। हम जो भी कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन इस वीडियो के थ्रू समझेंगे, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, डेफिनेशन कम ही है, टर्म्स है। जो भी हम पढ़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा यूज होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, तो हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये सब चीज़ों का क्या मतलब है, क्योंकि मैं एफबीडी में जनरली या तो इमेज के फॉर्म में दे रखा होगा या टेक्स्ट में लिख रखा होगा। तुम्हें वो इमेज देख के पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का सपोर्ट है। तब तुम्हें ये चीज़ें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ बेसिकली हमें मेरे पास इस टाइप का सपोर्ट है, मुझे इस टाइप के फोर्सेज लगाने हैं उसको हटा के, सो दैट तुम एफबीडी वाले क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते। इसके अलावा क्या चीज़ है कि हमारे मैकेनिक्स डिपार्टमेंट में और भी अलग अलग कोर्सेज के थ्रू हम मैकेनिक्स और स्टैटिक्स और डायनेमिक्स पढ़ते हैं। तो उस केस में भी हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करना है। एफबीडी बहुत कॉमन है ओवरऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इसीलिए भी हमें ये चीज़ें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो हम अलग सब्जेक्ट्स में भी जब मूव करेंगे तो हम वहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करते समय ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास फोर्सेस थे, हमने उसे 2D में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने क्या किया, हम 4 को डिस्कस कर चुके थे, हम 5वें पे आ रहे हैं जो कि एक फ्रीली स्लाइडिंग वाला सपोर्ट है। फ्रीली स्लाइडिंग में भी हमें 2 केसेस हैं। पहला वाला केस, इसमें क्या है मैं समझा देता कि है क्या। ये 2 सपोर्ट्स हैं, ये 2 बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में एक रॉड से कनेक्टेड है, उसके बीच में एक स्लाइड करने वाली चीज़ है। एक डब्बा ऐसे मूव कर सकता है ओवर दैट रॉड, एक पर्टिकुलर रॉड पे मूव कर सकता है। अब क्या हुआ, ये चीज़ सिंस मूव कर सकती है, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर बॉक्स को देख रहा हूँ, मैं इसके ऊपर जो वो लगा है ना उसको नहीं देख रहा, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर बॉक्स को देख रहा हूँ। वो बॉक्स मूव कर सकता है। अब एक चीज़ देखो, वो बॉक्स मूव कर सकता है इधर उधर, मैं मान के चल रहा हूँ। पहली चीज़, पहला केस लेके चल रहा हूँ कि ये प्लस फिक्शन, नो फ्रिक्शन वाला केस है। कहने का मतलब ये आइडियलाइजेशन लेके चल रहा हूँ, फ्रिक्शन नहीं है। अभी हम आगे भी देखेंगे फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा। जब इसमें फ्रिक्शन नहीं है, मान लो कि एक रॉड है जो तुमने बहुत अच्छे से ग्रीसिंग कर रखा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेयर है ग्रीसिंग की, और उसमें तुमने वो रॉड डाला है और उसके बाद तुम उसे मूव करो तो वो बहुत फ्रिक्शनलेसली मूव करेगा। एक्चुअल में तो नहीं होता, बट आइडियलाइज वे में हम मान सकते हैं कि वो बहुत फ्रीली मूव कर रहा है। तो उस केस में क्या है कि वो उस पर, सिंस ये चीज़ नीचे नहीं गिर रही है, आर पार नहीं जा सकती उस रॉड से, ये रॉड को छोड़ नहीं सकती, तो इसलिए क्या होगा, उस पर रॉड की तरफ फोर्स लग रहा होगा। अब ये रॉड से कैसे कनेक्टेड है, ये जहाँ पे भी होगा पॉइंट पे एक पर्टिकुलर एरिया पे होगा और सब तरफ उसके परपेंडिकुलर से फोर्स लग रहा होगा। ये नॉर्मल है जो उसकी प्लेन से परपेंडिकुलर है। इस इमेज में हम ऐसे मान सकते हैं कि वो वर्टिकली अलाइंड है और ये ऐसे मूव कर सकता है, तो इसलिए उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, नो फ्रिक्शन की कंडीशन की वजह से। तो मैं ओवरऑल मेरे पास सिर्फ एक फोर्स है जो नॉर्मल फोर्स है। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स को एन को मैं नॉर्मल डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, यहाँ पे रॉड पे मूव कर रहा था, अब दूसरे में ये स्लिट है, मतलब ये चीज एक ग्रुप है, ये खाली जगह है, उसके बीच में हमने उसको बॉक्स को रखा, उसके अंदर मूव कर रहा है। तो ये पहले क्या था, अंदर से कनेक्टेड था रॉड से, अब ये ऊपर से कनेक्टेड है, मतलब बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स ऊपर से कनेक्टेड है, हम मूव कर सकते हैं तो उसके इधर उधर फोर्स नहीं लगेगा। बट ये सिंस इसके आर पार नहीं जा सकते स्लॉट के, इस वजह से इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो हमारी एफबीडी सिंपली उससे डिनोट हो रही है। ठीक है, 2 टाइप केसेस। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता, अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है, ये चीज मूव करने की जब कोशिश करती है इस रॉड पे, तो इस पर कुछ फोर्स लग रहा होता है इसकी मूवमेंट के अलॉन्ग, ये इसका अगर वेलोसिटी भी होती है तो इस पर फोर्स फ्रिक्शन का पीछे की तरफ लग रहा था। सिमिलरली यहाँ पर भी इसको फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा होता, क्योंकि फ्रिक्शन मतलब दोनों तरफ से लग रहा होता, ऊपर की सरफेस और नीचे सरफेस। यहाँ पे क्या था, अंदर जो भी चीज है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से फोर्स लग रहा होता, तो जिसका ज्यादा एरिया कॉन्टैक्ट होगा उस पर डिपेंड करता है कितना फ्रिक्शन उसको इफेक्टिवली लग रहा है। तो हमें जो भी फोर्स लगा तो उसकी वजह से हमारा ये जिस भी मूव करेगा उसके अलावा हमारा फोर्स एंटी पैरेलल डायरेक्शन की तरफ हमारा फोर्स लगेगा। तो मेरे पास इफेक्टिवली एफबीडी में क्या होगा, एक फोर्स जो नॉर्मल वाला वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, बट एक फ्रिक्शन वाला फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इफेक्टिवली मेरा कुछ रिजल्टेंट फोर्स होगा यहाँ पे आर, या तो मैं इस एफ और एन को साथ में दिखाऊँ या रिजल्टेंट को दिखाऊँ, और ये दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, तो मेरे पास ओवरऑल फ्रिक्शन वाला केस भी डिफाइन हो गया और नॉन फ्रिक्शन वाला केस भी डिफाइन हो गया फ्रीली स्लाइडिंग वाले के लिए। कूल, ये एक एग्जांपल बहुत सिंपल क्या हो सकता है, कर्टेन्स, कर्टेन्स का जो हमारा होता है, कर्टेन्स को मूव कराने के लिए हम ऐसे स्लाइडिंग का चीज यूज करते हैं, तो इट्स वन ऑफ द एग्जांपल। ठीक, तो अब बात करते हैं पिन जॉइंट्स। पिन जॉइंट्स बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है हमारे स्ट्रक्चर्स में, तो बहुत ज्यादा यूज होता है। पिन जॉइंट बेसिकली क्या है, ये जो कोन जैसा दिख रहा है वो एक बॉक्स है, ट्राइंगल शेप है, वो जमीन से जुड़ा हुआ है, ये जो है ग्राउंड से अटैच्ड है, और उस पर ये रॉड लगी हुई है और एक पर्टिकुलर पिन पे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट
मेरा पहला केस लेके चल रहा हूँ जहाँ पे इसका रोटेशन अलाउड है, उसके पर्सपेक्टिव से देखो। यहाँ पे रोटेशन अलाउड है मतलब ये पॉइंट है, ये पॉइंट दोनों चीजें जुड़ी हुई है, तो इस पॉइंट के अबाउट ये चीज मूव नहीं कर सकती, ये रॉड मेरी इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मूव नहीं कर सकती, बट ये घूम सकती है। तो क्या हुआ, इसका इस डायरेक्शन में अलाउड मूवमेंट अलाउड नहीं है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड नहीं है, बस ऐसा मूवमेंट अलाउड है। तो आर एक्स अलाउड है, तो इसलिए आर एक्स एग्जिस्ट करता है, आर वाई एग्जिस्ट करता है। ये किसी भी डायरेक्शन में होते हैं, तो इसका कुछ पर्टिकुलर वैसे इफेक्टिवली रिजल्टेंट आर जो कुछ थीटा एंगल बना रहा है एक्स या वाई दोनों में से, जनरली एक्स लेते हैं, एक्स के अलावा कुछ थीटा एंगल बना रहा है, ऐसे हम इसे डिनोट कर सकते हैं। सिंस इस पे कोई वो पर्टिकुलर हमारे मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे रोटेटरी मोशन पे, इसलिए यहाँ पे कोई मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। जो भी सपोर्ट है वो फोर्स तभी लगा रहा है जब उसका कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम रुक रही हो। यहाँ पे वो वाले डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं रुक रही, इसलिए वो एग्जिस्ट करता है। तो सिर्फ दो फोर्सेस। अभी तीसरा केस होता है जब हमारा रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड हो। अब अगर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पिन जॉइंट एकदम प्रॉपरली फ्यूज्ड है और तुम उसे मूव नहीं कर सकते, तो इफेक्टिवली तो तुम उसे पिन जॉइंट की जगह फिक्स जॉइंट बोल सकते हो। ये दो तरीके से ऐसे, इसको मैं ऐसे क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये कभी कभी पिन जॉइंट की फॉर्म में दिखा रखा होगा, बट मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा होगा कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड। इसको तुम इफेक्टिवली क्या बोल सकते हो, फिक्स्ड जॉइंट, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप से मूवमेंट अलाउड नहीं है। पिन जॉइंट पहले से ही ट्रांसलेशन अलाउ नहीं करता, मतलब ऐसे मूव नहीं कर सकते, ऐसे मूव नहीं कर सकते। अभी वो साथ साथ घूमना भी अलाउड नहीं करता। तुम्हारी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 2D में, तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम को उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इस वजह से तुम्हारा जो ये है फिक्स जॉइंट में कन्वर्ट हो गया। बट फॉर द सेक कि तुम्हें किस टाइप का अगर इमेज मिले, बट अगर ये मेंशन है तो उसको एज ए फिक्स जॉइंट कंसिडर करना, पिन जॉइंट। फिक्स जॉइंट हम जस्ट आगे देखेंगे। ओवरऑल क्या हुआ, एक आर एक्स डिफाइन करते हैं, आर वाई मतलब एग्जिस्ट करता है, साथ साथ एक मोमेंट भी एग्जिस्ट करता है जो इसके इस वाले रोटेशन का इस डायरेक्शन के रोटेशन को इनिबिट करने के लिए इस डायरेक्शन में मूव कर। ठीक है, अब हम सातवें टाइप के अपने जॉइंट पे आ चुके हैं जिसे हम बोल सकते हैं फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट का वैसे हमने जस्ट बोला था लास्ट केस जहाँ पे मूवमेंट ट्रांसलेशन अलाउड नहीं है, रोटेशन अलाउड नहीं है। इसका सिंपल एग्जांपल हो गया कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है, एक बीम का एक वही रॉड है, उसको हमने सरफेस के अंदर ऐसे फिक्स कर रखा है बिल्कुल, और हमने उसके अंदर मूव नहीं कर रहा, मतलब मैं ऐसे नहीं ले जा सकता उसे, ऐसे तो मूव ही नहीं कर सकता, सरफेस के अंदर नहीं ले जा सकता, सरफेस के बाहर भी रोटेशन अलाउड नहीं है मेरा, मैं ऐसे ही रखूंगा बिल्कुल रिजिड रहेगा। ठीक है, इस सरफेस में वो ऐसे मूव नहीं कर सकता, अंदर नहीं जा सकता, साथ में यहाँ घूमना भी अलाउड नहीं है उसको। इसको करने के दो तरीके, या तो तुम एक ग्रुप बना दो सरफेस के अंदर और उसे इंसर्ट कर दो, तो अब ये तो बिल्कुल मूव ही नहीं कर सकता, एकदम बॉक्स बनाया उसी के अंदर डाल दिया। दूसरा तरीका क्या था कि मैंने इसको लिया दूसरी तरफ से वेल्ड कर दिया। तो ये भी दो तरीके फिक्स जॉइंट बनाने के। इफेक्टिवली क्या है, सिंस इसका फोर्स जो है, जो प्लेन के अंदर जाने वाला फोर्स है एफ, वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है जो इसके इस रॉड के जो लॉन्गिट्यूडनली लग रहा है, साथ साथ ये शियर फोर्स है जो हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शियर। इसको वैसे नॉर्मल या फिर लॉन्गिट्यूडनल फोर्स बोल सकते हो, ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है। शियर फोर्स इसलिए क्योंकि ये चीज है, ये ऐसे मूव नहीं कर रही, इसको हम शियर बोल रहे हैं, और मोमेंट तो है क्योंकि ये घूम नहीं रहा है। तो ये तीनों चीजें, तीन कंस्ट्रेंट लगानी पड़ेंगी फॉर दैट पर्टिकुलर फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट पिन जॉइंट में भी अगर तीनों चीजें रिस्ट्रिक्टेड तभी होता। अब फाइनली हम एडिशनल फोर्सेस डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से पहला हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स बॉडी के मास की वजह से एग्जिस्ट करता है, तो वो मास पे इफेक्टिवली हर जगह पे वो फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को हम पूरी बॉडी का कलेक्टिवली एक जगह पे पॉइंट पॉइंट कर सकते हैं, जिससे हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, और उसको हम mg से डिनोट कर सकते हैं वेट को। ये हमारा ग्रेविटी वाला फोर्स है, बहुत कॉमन है। फाइनली लास्ट टाइप का जो फोर्स हम देख रहे हैं जो कॉमनली यूज हो रहा है वो स्प्रिंग फोर्स है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने स्प्रिंग से जोड़ रखा है और वो एक पर्टिकुलर फोर्स उसे खींच रहा है। उसकी नेचुरल पोजीशन से हमने जितना भी एक्सटेंड किया वो एक्स है। हमें क्या करना है, इस चीज को मॉडल करना है। तो इस फोर्स पे क्या होगा, स्प्रिंग खींचने की कोशिश करेगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है एक्सटेंशन की। अब वो फोर्स जितना भी लगेगा वो उसके एक्सटेंशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और के उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो मुझे ओवरऑल क्या करना है कि उस फोर्स पे स्प्रिंग को हटाना है। तो स्प्रिंग को मैं जब हटाऊंगा तो उस पर खुद एक फोर्स लग रहा होगा, ऐसे स्प्रिंग खींच रहा है, एलोंगेट हो रहा है, तो वो क्या चाहेगा, दोनों साइड को अपनी तरफ पुल करेगा। जो वो दोनों साइड को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, तो जो हमारा लास्ट वाला ब्लॉक है उस पर खींचने वाला फोर्स लग रहा होगा जो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। सो इफेक्टिवली मैं इस पूरे स्प्रिंग को हटा सकता हूँ और इस फोर्स को एक्जैक्टली यहाँ पे पिन पॉइंट करके रख सकता हूँ। ठीक है, सो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स को भी मॉडल करने का, स्प्रिंग फोर्स हमने बेसिकली हटा दिया। लेकिन ये उससे अलग कैसे, हमारी जो रॉड थी और केबल थी उससे इसलिए अलग है क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेशन पे भी वर्क करता है, बट रॉड वो जो हमारी केबल थी, वो केबल्स या फिर रोप, वो पर्टिकुलरली सिर्फ टेंशन में काम करती है, ये दोनों पे काम करती है। इस तरह मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। स्पेसिफिकली हमने सारे ही टाइप्स के सपोर्ट्स को देख लिया जो कि 2D में यूज होता है, और ये बहुत कॉमनली इमेजेस के थ्रू दिख जाएगा। एफबीडी बनाने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसके थ्रू टोटली गो थ्रू करना और इसको मेमोरेट कर लो कि एक्चुअली कैसे दिखते हैं, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग में क्या करना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।